हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, एफिनिटी हॉस्पिटल कोटा। हम सब ने पर्सनैलिटी वर्ड बहुत बार सुना है, बहुत बार यूज़ किया है। पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। पर्सनैलिटी जिसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व, हर इंसान का अलग होता है। सब लोग अलग अलग होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, कई लोग कम बोलना पसंद करते हैं, कई लोग बहुत इजीली दोस्त बना लेते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है। कई लोग इजीली आसानी से दोस्त नहीं बना पाते, अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक जगह बैठे हैं तो 50 लोगों को इजीली अप्रोच कर लेते हैं, और कई लोग बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते। तो सबका व्यक्तित्व अलग होता है। कई लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कईयों को कितना ही कुछ कह लो गुस्सा नहीं आता, वो इजीली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अलग-अलग तरह का व्यक्तित्व होता है, जिसमें हमने बचपन से लेके आज तक जाने कितने व्यक्तित्व वाले लोग देखे होंगे। पर्सनैलिटी होना नॉर्मल है, जैसे आज मेरे बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर होना नॉर्मल है। टेम्परेचर बढ़ गया तो बुखार, बीपी सब में होता है, पर बीपी बढ़ गया तो हाइपरटेंशन, शुगर सबकी बॉडी में बढ़ गया तो डायबिटीज। इन द सेम वे कोई भी पर्सनालिटी का कैरेक्टर अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो बीमारी का रूप ले लेता है, और उसे हम डिसऑर्डर बोलते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेट एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से लेके बड़े होते हैं तब तक हमारे साथ ही रहती है। कि अरे ये बचपन में भी बहुत जॉली नेचर का था, अभी भी बड़ा जॉली नेचर का है। या फिर ये बच्चा बचपन में भी क्लास में बात नहीं करता था, अभी भी क्लास में बात नहीं करता है। तो ये होता है ट्रेट। एक होता है स्टेट कि ठीक है, सुबह मूड बहुत अच्छा था, अभी उदास हो गया, रात में कम अच्छा था, अगले दिन फिर सुबह हो गया, तो उसको हम पर्सनैलिटी में इंक्लूड नहीं करते। ट्रेट है जो पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलने के लिए हमें जो एज क्राइटेरिया चाहिए वो है 18 साल। तो जब भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम तब बोलेंगे जब 18 साल की उम्र हो गई है, और उस पर्सनैलिटी की वजह से आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो रही है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपके रिश्तेदार, आपका वर्क, आपका प्रोफेशनल स्पेस डिस्टर्ब हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको क्षति पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है उस पर्सनैलिटी की वजह से, तो फाइनली हम उसे डिसऑर्डर बोलेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लस्टर ए बी सी। जो क्लस्टर ए होता है उसमें आते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी, शिजोइड पर्सनालिटी, शिजोटिपिकल पर्सनालिटी, जो कि कम से ज़्यादा की तरफ जाता है। जैसे इन पर्सनालिटी वाले लोगों को शक वहम की कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बीमारी होती है। ये छोटी छोटी बातों पे शक कर लेते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में तो नहीं कर रहे हैं, कुछ मेरे अगेंस्ट प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है तो कुछ मेरे बारे में सोच के कुछ गलत करने तो नहीं जा रहा है। इनके ऑड बिहेवियर होते हैं, बहुत अजीब सा इनका बिहेवियर होता है, किसी को ये कुछ भी बोल देते हैं ऑड। कई बार इनका जो वर्क होता है वो एक बहुत ही अलग तरीके से होता है। हरकतें जैसे हम कहते हैं ना, बहुत अजीब सी हरकत कर रहा है। लोगों में मिक्स होना पसंद नहीं करते, तो इन लोगों के दोस्त नहीं होते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, और अकेले ही बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज इनको कोई और नहीं चाहिए। ये अकेले में खुश रहते हैं, अकेले में ही ग्रो करना पसंद करते हैं, सोशल नहीं होते हैं, बहुत लोगों में मिक्स करना पसंद नहीं करते हैं। अजीब से इनका व्यवहार होता है, घर वाले इनसे परेशान होते हैं, काम की जगह वाले लोग इनसे परेशान होते हैं, और इनका शक वहम समय के साथ बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये होता है क्लस्टर ए पर्सनैलिटी। क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में आते हैं। पहला एंटी सोशल। ये बिल्कुल एंटी सोशल होते हैं, इनको सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे रेड लाइट है तो भी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें मज़ा आ रहा है। ये ओबीडियंट नहीं होते हैं, इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं। इनमें इमोशंस नहीं होते कि कुछ बुरा कर दिया तो गिल्ट हो, रिग्रेट हो। दे आर वेरी हैप्पी, बुरा करके भी बहुत खुश होते हैं, कि इन्हें प्राउड होता है कि हमने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, और किसी के समझाने से समझते नहीं, क्योंकि अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, और ये आगे चल के क्रिमिनल्स बन सकते हैं, डॉन बन सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ही एंटी सोशल होती है। एक होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, जिसमें पेशेंट बहुत ही नेगेटिव होता है, मतलब खुद के प्रति ही वो कहते हैं ना, सेल्फ आत्म केंद्रित होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, सिर्फ खुद के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। नॉर्मली इंसान सबके बारे में सोचता है, पर ये दूसरों के बारे में, हम कहते हैं ना कैसा इंसान है, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, सिर्फ खुद की पड़ी है, खुद के बारे में सोच रहा है, वो नार्सिसिस्टिक होता है। एक होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि एकदम बीच में होते हैं, जिनमें बहुत एक्सट्रीम इमोशनल चेंजेस होते हैं। सुबह बहुत अच्छे मूड में होंगे और शाम को इतने गंदे मूड में होंगे कि हो सकता है जेल तक ही पहुंच जाए लड़ाई करके। हो सकता है कि आज सुबह बहुत प्यार आ रहा है पति पे, शाम को पति के पीछे हाथ ही काट दिया। बिल्कुल इतना वो होता है कि आज भगवान की पूजा करने के मूड में 10 मिनट बाद इतना गुस्सा आया कि जाके शराब पी लिया, दारू पी ली, किसी को गाली दे दी।
इनके मूड्स फटाफट से चेंज होते हैं, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, अभी सोचेंगे पैसे सेव करने, थोड़ी देर बाद जाके लाखों की शॉपिंग कर लेंगे। तो ये एकदम बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी होते हैं। और एक होता है हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी, जो कि अटेंशन सीकर्स हम कहते हैं ना, तो फिर हमेशा अटेंशन ही लेने की कोशिश करता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि लोग सब मेरी तरफ ध्यान दें। तो ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि लोग इनकी तरफ ध्यान दें, लोग इनकी तरफ अटेंशन दें और उन्हीं से इनको प्लेजर मिलता है। फिर इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वेदर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनका बिहेवियर इसी डायरेक्शन में होगा, उनका काम इसी डायरेक्शन में होगा कि लोगों का अटेंशन उन्हें अट्रैक्ट करे। क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे कि शब्द से पता चलता है कि अवॉइड करते हैं। इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर में लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो बहुत कम कॉन्फिडेंट होते हैं, तो किसी भी सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो सिचुएशन से बचते हैं, किसी से बातचीत करने से बचते हैं। वो बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को, कंडीशंस को फेस नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ को अवॉइड करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे या कोई और कर लेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें आता है, बट वो अवॉइड करते हैं बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। तो हम कहते हैं ना कि अरे ये तो कोई काम ही नहीं करना चाहता, हमेशा अवॉइड कर देता है, ये तो हमेशा ही चीज़ों को टालता है, जो होता है ना टालम टोल करते रहते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दूसरा हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये लोगों में भी कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, ये सब पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई इन्हें सही बोलेगा तो अपने आप को सही मान लेंगे, कोई गलत बोलेगा तो अपने आप को गलत मान लेंगे। इन्हें अपने लाइफ के हर डिसीजन के लिए किसी ना किसी पे निर्भर होते हैं। सामने वाले को पूछना पड़ता है इन्हें कि क्या ये सही है गलत है, सब कुछ पता होते हुए कि सही है या गलत है, लेकिन स्टिल इन्हें किसी से कंफर्मेशन चाहिए कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। क्योंकि ये अपने हर थॉट के लिए कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, बाहर आने के लिए, जाने के लिए, अपने लाइफ के डिसीजंस के लिए, अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हर चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। और तीसरा होता है ओसीपीडी, मतलब कि जो एक ओसीडी बीमारी होती है, कहीं ना कहीं इसी के सीवियर फॉर्म को ही बोलते हैं। तो ओसीपीडी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एकदम जैसे चीज़ को जमा के ही रखना है, या एक चीज़ लाइन में ही होनी चाहिए, तो एक बीमारी का लेवल आ जाता है। ये इनकी मानसिकता इस तरह की होती है कि जैसा इन्होंने सोचा है वही सच है, और दूसरों को भी वही मानना चाहिए कि अगर मेरे को 5 बजे यहाँ पहुँचना है, तो दूसरा अगर 5:05 में पहुँचा है तो वो गलत है। उसे भी 5 बजे ही पहुँचना चाहिए था, वो 5 मिनट लेट पहुँचा है तो वो गलत हो जाता है। वो इतने रिजिड होते हैं कि दूसरों की सोच उनके हिसाब से गलत होती है। सही सब होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी ही सोच सही लगती है, वो उस पर रिजिड होते हैं, दूसरों की सोच से वो बिल्कुल भी तालमेल मैच नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोज करेंगे, पता करेंगे, या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, तो जब भी पेशेंट आता है, मोस्टली तो पेशेंट आते ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली पर्सनालिटी डिसऑर्डर ईगो सिम्टोनिक होते हैं। कहने का मतलब कि जिसको भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसको लगता है यही नॉर्मल है, और ऐसे ही नॉर्मल है, और मैं ऐसा ही हूँ, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। पर जब उनकी वजह से जब रिश्तेदारों को दिक्कत होने लगती है, या काम वाली जगह दिक्कत होती है, या उन्हें ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अपने व्यवहार और पर्सनालिटी की वजह से, या कई बार वो लीगल इश्यूज में फंस जाते, तो वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अदरवाइज पर्सनालिटी डिसऑर्डर अपने आप को पहचान ही नहीं पाते और ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पाते हैं। तो जब वो आते हैं तो सबसे पहले क्लिनिकल इवेल्युएशन में उनसे बातचीत होती है, पूछा जाता है, बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें पूछी जाती है। 18 साल के बाद वाले उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, अपब्रिंगिंग के बारे में पूछा जाता है, प्रॉपर साइकोलॉजिकल स्केल्स अप्लाई किए जाते हैं। कई सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में साइकियाट्री से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है। बहुत कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टियल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज़ है जो हम उन्हें देते हैं ताकि पर्सनालिटी को चेंज करने में मदद मिले। और पर्सनालिटी को चेंज करना एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। एक दिन में पर्सनालिटी नहीं बदलती, क्योंकि बनती भी सालों में है, तो बदलने में भी काफ़ी महीने लग जाते हैं। तो प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे थेरेपी देनी पड़ती है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ अगर डिप्रेशन एसोसिएटेड है तो एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ती है। अगर साइकोटिक बिहेवियर बढ़ गया, लाइक पैरानॉइड सीजोड या शीजोटिपिकल में, तो एंटी साइकोटिक देनी पड़ती है। ओसीडी ओसीपीडी वाले या मूड स्टेबलाइजर्स देने, पेशेंट्स को मूड स्टेबलाइजर्स देने पड़ते हैं। तो साइकेट्रिक मेडिकेशंस मदद करती हैं, थेरेपीज़ मदद करती है ट्रीटमेंट में, और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बट पेशेंट का आना ज़रूरी है, उसी के बाद हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।